नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत ऑफ द रिकॉर्ड में आपका बहुत स्वागत करता हूं। वसीम बरेलवी का एक शेर है, कोई बात कब कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बात की जा रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। 10 दिन के साउथ अमेरिका के दौरे पे गए हैं और अभी वो कोलंबिया में है, माने कि भारत से तकरीबन 15,000 किलोमीटर दूर। मगर उनके जो बयान है वो इतनी दूर बैठ के भारत में खलबली मचा रहे हैं। तो राहुल गांधी के बयानों पर क्यों होती है पॉलिटिक्स और राहुल गांधी क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ अनुभवी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऋषि पांडे जी और रशीद किरवे जी। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो वहाँ छपते कम हैं, भारत में खलबली ज़्यादा मचाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ब्रजेश जी, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि कभी कभी हम अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ते हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर ये चीज़ जो है लागू होती है और ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी जो सी वोटर का एक नया सर्वे आया है उसमें उन्होंने दर्शाया है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के चार्ट में वो 51% पे हैं और राहुल गांधी 41% पे है। तो केवल गैप जो है उनका 10% का दोनों में फ़र्क है। बिहार का चुनाव भी होने वाला है, देश में हमेशा एक राजनीतिक माहौल रहता है। आज से 10 साल पहले या उससे पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राहुल गांधी जो हैं वो नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता के मामले में किसी भी सर्वे एजेंसी, चाहे वो सी वोटर हो या वो उसके आसपास आएंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है कोई मौका नहीं खोना चाहती है और उसको एक ये राजनीतिक, देखिए, एक तरीके का एक प्रहार होता है, हमला होता है। हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं और उसमें हमारे मित्र ऋषि पांडे जी ज़रूर उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगे, लेकिन मामला यही है कि भाजपा को कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को लेके, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख के, जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं 24 के रिजल्ट के बाद, थोड़ी सी परेशानी और घबराहट है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये कि ये क्यों बोला, ये कैसे बोला, ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था, ये एक उनको एक तरीके का घबराहट का नतीजा है, जिसको आपको आने वाले समय में, अभी बहुत सारे चुनाव हैं, बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, केरल का चुनाव है, आपको नजर आएगा। मगर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और देश की डेमोक्रेसी पे, देश की सरकार को लेकर जो प्रहार करते हैं, तो वो यहाँ इशू बनती है। ऋषि, आपको क्या लगता है कि विदेश के दौरे में उनके बयान यहाँ इतनी ज़्यादा खलबली क्यों मचाते हैं, जबकि वो बोलते तो वही हैं जो यहाँ बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं? आप ब्रजेश जी इसके लिए 2014 से राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, उसके पहले जो देश का माहौल था और विपक्ष की जो भूमिका थी, खासतौर पर राहुल गांधी की जो इमेज थी, उनकी थी, वो एक जिस तरीके से पूरी, जिसको कांग्रेस ने बाद में ट्रोल आर्मी कहा, राहुल गांधी को बहुत ही नीचे करके मोदी के सामने रखा गया और उनकी हर बात का मजाक उड़ाया गया। वो जो बोलते थे उसको कट करके जो सामने पेश किया, उससे राहुल गांधी को जो वो बोलना चाहते थे वो उसको उन्होंने इस्टेब्लिश करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अभी जब 2000 अभी जो ताज़े चुनाव हुए 24 में, उसके बाद कांग्रेस का जो सीट बढ़ी, कांग्रेस पहुंच गई एकदम 99 पे, उसके बाद से राहुल गांधी का थोड़ा सा कलेजा और खुल गया है। अब वो खुल के बोल रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे कि सामने कौन खड़ा है या क्या शब्दावली यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत हर विपक्ष का नेता, आप विपक्ष से क्या उम्मीद करोगे? क्या वो सरकार की वो जय जयवंती राग गाएगा? बिल्कुल नहीं। पर वो जिस तरीके से भाषा का यूज़ कर रहे हैं, वो जो मन में आ रहा वो बोल रहे हैं। आपको 70 के दशक के अमिताभ बच्चन वाली इमेज, एंग्री यंग मैन वाला, तो वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस भूमिका में खुद को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शब्द यूज़ किया आपने। रशीद जी, क्या बताइए, राहुल जी इन दिनों क्या एंग्री यंग मैन की भूमिका अदा कर रहे हैं? जी, एंग्री यंग मैन, मतलब अगर भारतीय राजनीति में, जैसा ऋषि कह रहे थे, तो आदमी 50 के पार लोग उसको फिर गंभीरता से लेने लगते हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी का, मुझे लगता है, एक बुरा दौर जो था, जो बड़ा चुनौतियों भरा था, वो अब जा चुका है। अब उनके एक अच्छा समय आने वाला है। देखिए, जो आपने मूलतः जो प्रश्न किया, उसके दो भाग हैं। एक तो क्या विदेश की सरजमी पे हमें कोई ऐसे बयान देने चाहिए या नहीं। तो ब्रजेश, मैं आपके माध्यम से हमारे जो विस्तार न्यूज़ के दर्शक हैं उनको बता कि आज वो परिभाषा, टेक्नोलॉजी ने वो परिभाषा जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दी है। आप अगर कोई चीज़ कहते हैं या ट्विटर पे, जो एक्स कहलाता है, उसके ऊपर आप कोई टिप्पणी करते हैं, हम सब करते हैं, फेसबुक है, मेटा है, इंस्टाग्राम है, वो क्या, वो देसी है या विदेशी? नहीं, पूरी दुनिया में देखा पढ़ा जाता है। जी, आप भी विस्तार न्यूज़, कोई भी आदमी कहीं भी देख सकता है, उसका आप करके ऑनलाइन वो प्रोग्राम देखे जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा भ्रमित करने वाली। दूसरी बात जो भाजपा कहती है, वो मुझे उसमें थोड़ा अचरज होता है। उनका जो एक तरीके का जो नैतिक साहस से ये बात कहते हैं कि साहब इनको विदेश की धरती के ऊपर देश को बदनाम कर रहे हैं।
अरे ये संस्कृति जो है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। टोरंटो में, सिंगापुर में, लंदन में, अमेरिका में, तमाम जगह जाके उन्होंने कहा कि पहले भारतीय होने पे लोगों को अपमानित महसूस होता था, 70 साल पहले कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के नाम लेकर के बातें कहीं। तो देखिए, जो पॉलिटिकल डिसेंसी होती है वो वन वे स्ट्रीट नहीं होती, मतलब वो दोनों, आप मेरा सम्मान करते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर लोग एक स्तर, जिस स्तर की बात कर रहे थे, स्तर पे उतर के बात करें तो उसी तरीके की। उस तूतू मैमे का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन वो राजनीतिक संस्कृति का उसका कुछ ना कुछ श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को भी जाना चाहिए। और राहुल गांधी की बातें बहुत सी हो सकती हैं जो हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन वही सारी कड़वी बातें दूसरे तरीके से उनके जो विरोधी है उन्होंने भी कही है। हम मगर बात वही है कि जैसे हम विदेश में जाते हैं तो अभी जो हम लोग पूरा कोलंबिया के भाषण सुन रहे हैं, उसके पहले जब सिंगापुर गए थे, यूएस गए थे, तो वहाँ भी उनके भाषण बार बार ये बोलते थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि भारत में सेंट्रलाइज करप्शन है, भारत में आरएसएस बीजेपी का जो मूल है वो डरपोक है। तो वो जिस तरीके का बोल रहे हैं, तो क्या ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलना बहुत बड़े वर्ग को क्या शोभा देती है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुद की बात को भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। वो कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र का जो एक आधार है वो है विपक्ष आपकी नहीं बोलने की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की यदि वो आज़ादी। बोल रहे हैं भारत में भी और भारत के बाहर जाकर भी, अमेरिका में हो, कोलंबिया में हो, ब्रिटेन में हो, वो जहाँ जा रहे हैं वो भारत के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने चुनाव आयोग पे बोला कि चुनाव आयोग और सरकार मिली हुई है। महाराष्ट्र के चुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में जितने वयस्क वोटर है उससे ज़्यादा का वोटिंग हो गया। तमाम तरह की बातें जो जब नोटबंदी हुई तब भी उन्होंने बोला। ये बातें वो भारत में बोलते रहे। मैं जैसा रशीद भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारत में बोले। लेकिन क्या इससे जो गलतियां नरेंद्र मोदी को जो शुरुआत में, आज अब मोदी बाहर जाके कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब 15 साल का उनका खुद का एक रिकॉर्ड, 11-12 साल का उनका खुद का भी एक रिकॉर्ड हो गया। अब वो कांग्रेस के नाम पे कब तक गालियां दे के अपना काम चला सकते। अब वो अपनी सरकार की उपलब्धि बताएंगे, विपक्ष के नाते राहुल गांधी का करेंगे। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विदेश की जब हम मोदी के विरोध में हम इतना आगे भी नहीं बढ़ जाए कि जहाँ से पीछे आना मुमकिन ना हो। गाली देना सबका अधिकार है, लोकतंत्र है ना, आलोचना करना अधिकार है। लोकतंत्र है तभी हम गाली दे पा रहे हैं, हम खुल के आपके साथ टीवी में बहस कर पा रहे हैं। यदि हम चाइना में होते शायद इतनी बात नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरा रशीद भाई, मैं एक और बात आपसे शेयर करूंगा कि क्या अपन ने कभी देखा है कि कोई दूसरे देश का प्रतिनिधि यहाँ पे आया हो, कमला हैरिस या ब्रिटेन का कोई विपक्ष का नेता आया हो और उसने आके वहाँ की सरकार की आलोचना की हो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को गाली दी हो, वहाँ की डेमोक्रेसी को लताड़ मारी हो? ऐसा कभी तो भारत में ही ऐसा, भारत के साथ ऐसा क्यों रहा? वो नरेंद्र मोदी करे या शशि थरूर करे या सुब्रमण्यम स्वामी करे, कोई भी करे, पर क्या ऐसा हमको अतीत में कोई ऐसे उदाहरण है जो अपने ही देश के लोग बाहर जाके गाली बक्के और यहाँ पे बैठ के उनके समर्थक उनकी स्वागत करे और विरोधी उनके? अभी तो हम अमेरिका में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप हैं अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बाइडेन के हर मामले में खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, वो सब तो ठीक। मगर आपने वाजिब सवाल उठाया कि हम लोग ने किसी फॉरेन डेलीगेट्स को, जो अपोजिशन का लीडर हो, यहाँ आके अपनी सरकार की बुराई करते नहीं देखा। देखिए, सरकार की बुराई तो एक बात है, वो तो छोटी बात है। उससे बड़ी भारत सरकार ने, हमने एक बहैसियत एक राष्ट्र की, हमने बहुत, चाहे वो दलाई लामा हो, चाहे वो बेगम हसीना वाजिद हो, चाहे वो अफगानिस्तान के बहुत से राजनेताओं को मैं जानता हूँ, जिनको सबको हमने यहाँ राजनीतिक रूप से संरक्षण दिया हुआ है। अब कोई आदमी इसको उस राष्ट्र के मामलों में दखलंदाजी मान सकता है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं शेख हसीना को वहाँ आज उनके एक तरीके से खून के प्यासे हैं लोग। आज उनके राष्ट्रपति ने जवाब भी दिया है बिल्कुल कि भारत हमसे कैसे संबंधों की उम्मीद करता है जब वो हमारे। बिल्कुल। तो ये तमाम, देखिए, ये मामले कूटनीति के होते हैं, जटिल होते हैं। देखिए, एक पूरा लंबा इतिहास है। जब देश में आपातकाल लगा तो जो लोग जो भग गए, इधर उधर हो गए, उन्होंने जाकर के इंग्लैंड, अमेरिका में, खासतौर से जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी यूरोप में खूब जाकर के एक तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ मतलब प्रचार किया, दुष्प्रचार कह दीजिए। और उसके काउंटर में इंदिरा गांधी ने अपने बीसियों डेलीगेशन भेजे, यूथ कांग्रेस और तमाम अंबिका सोनी वगैरह, ये जाकर के तमाम देशों में जा कर के कहते थे कि नहीं, कैसे जो है इंदिरा गांधी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपातकाल का समय रहा। इससे पहले सोशलिस्ट जॉर्ज फर्नांडिस का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सोशलिस्ट इंटरनेशनल, जिसका फ्रांस में हेडक्वार्टर था, वहाँ जाके भारत के बारे में बहुत सी चीज़ें वो कहते थे। कम्युनिस्ट देश जो अपने हमारे जो कम्युनिस्ट राजनेता हैं, पूरा उनकी भी सब, वो चीन और रूस से उनकी एक तरीके से ऑक्सीजन आती थी। और मैं ज़्यादा तो उस
डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसका नहीं, पूरा ऑक्सीजन पर्याप्त है। ऑक्सीजन पर्याप्त है, मैं और समझ गया। पूरा और भाजपा का भी देखिए, आज राजनीतिक दलों के एक फ्रेटर्नल रिलेशंस होते हैं। कांग्रेस का, क्योंकि मैंने थोड़ा अध्ययन किया, 20 विश्व की राजनीतिक दल हैं जिनसे उनके फ्रेटर्नल रिलेशन है, मतलब उनके जो उनके सालाना जो वो होते हैं कन्वेंशंस होते हैं, उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होता है और वहाँ के लोग यहाँ से आते हैं। हमारा बहुत से राजनीतिक दलों का, भाजपा का भी है, बहुत से लोगों के एक तरीके का एक राजनीतिक रूप, हम लोकतंत्र को मजबूत करते एक दूसरे को। नागा टॉक, आपको पता है नागा टॉक का 158 या 162 कोई ऐसा राउंड चल रहा है जो 1960 के दशक से, वो थाईलैंड में होती है बातचीत। तो बहुत सी जगह के ऊपर कतर में, दुबई में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंच पे जो बहुत सी चीज़ें, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, वो तमाम बातचीतें होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ये कहते हैं, ये एक पॉलिटिकल एक जुमलेबाजी है, इसमें कोई गहराई या गंभीरता नहीं है। मैं आपसे फिर वही कर रहा हूँ कि एक राजनीतिक तरीके से राहुल गांधी को चोट पहुँचाने की कोशिश होती है, और राहुल गांधी का भी राजनीतिक उद्देश्य है। तो हम इसमें केवल राजनीतिक रूप से देखें, इसमें कोई सिद्धांत या संस्कार नहीं है। आपको नहीं लगा कि पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा माहौल बन गया है या ऐसा कुछ हो गया है कि सरकार की आलोचना को देश की आलोचना मान लिया गया है? जैसे राहुल गांधी वहाँ देश की आलोचना नहीं कर रहे, वहाँ वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, मगर उनकी सरकार की आलोचना को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि वो देश की आलोचना कर रहे हैं, देश की बदनामी कर, जबकि देश की नहीं, वो सरकार की बदनामी करो। और सब सरकारें कुछ कुछ अंतराल पर बदलती रहती, कभी किसी की सरकार होती, कभी किसी की सरकार, मगर पिछले कुछ टेन्योर में ऐसा कुछ हो गया है कि पार्टी, सरकार, राष्ट्र सब एक हो गया है। तो आपको नहीं लगा इसकी नहीं, वजह से सब हो रहा है? इसमें एक चीज़ और देखो आप, हाँ। आजकल जो उन्होंने कोलंबिया में जो चाइना को लेके कहा है, चाइना के बाद उन्होंने कहा कि भारत में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं, भारत नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। तो इसको हम क्या लीडरशिप की माने या देश की माने, ये भी तय करना पड़ेगा कि हम कहीं लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रहे। वो जो बॉर्डर लाइन है वो तो कहीं क्रॉस नहीं हो रही गलती से, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी को हक है, सरकार की आलोचना किसी भी जगह कर सकते हैं, लेकिन कहीं वो जो बॉर्डर लाइन है, वो जो आचार संहिता जो कहीं है नहीं, एक लक्ष्मण रेखा जो बनी है, वो तो नहीं लांग रहे। मुझे लगता है कि चाइना वाला जो उन्होंने बोला, चाइना को लेकर जो उन्होंने कहा कि चाइना संघर्ष नहीं कर पाते, पाकिस्तान संघर्ष करते हैं, हम डरपोक हैं। हाँ, हम में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, हम लीड भारत लीड करने की स्थिति में नहीं। क्यों नहीं है भाई? भारत लीड कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा है। आज यूपीआई वगैरह का जो मैटर है, तो भारत काफ़ी आगे, बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हाँ, नहीं, वैसे चीन और भारत की तुलना तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। चीन अपने आप में बड़ा महाशक्ति है, तो लड़ने भिड़ने की बात तो नहीं है, मगर हम दुनिया के बड़े देशों से एक बराबरी का संबंध यदि हम लोग रख पा रहे हैं, बिल्कुल तो हम चौथी अर्थव्यवस्था, ऐसा दावा कर रही सरकार। हाँ, कि हम चौथी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं, ये भी जुमला ही है। तो हाँ, भले जुमला है, पर सरकार की तरफ से दावा तो हो रहा है ना। हाँ, दावा हो रहा है, बिल्कुल। अब उसको, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आंकड़ों के आधार पर बिल्कुल खारिज करने का राइट है, उसको करना भी चाहिए। यदि भारत की यदि जीडीपी जितनी वो बताते हैं कि यहाँ पहुँच गई, अमेरिका 1.5 पे, चाइना इतने पे, तो वो उसको आंकड़ों के साथ करे तो जनता भी उनके साथ खड़ी होगी। जिस तरीके से आपने शुरुआत में बात की कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपने भी कहा कि राहुल गांधी को अलग नज़रिए से लोग देखने लगे हैं, मगर वो जिस तरीके की भाषा का उपयोग खासकर मोदी के खिलाफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या ये उनकी एक खास रणनीति है कि किसी की छवि को खंडित करना, किसी की ताकत को कम बताना, या किसी से टकराने की एक ताकत पैदा करना, उसकी छवि का एक को तोड़ना, ये खास रणनीति है या उनका वो लहजा ही है? आप बता दीजिए। मुझे लगता है उनका लहजा बन गया है, वैसा था नहीं राहुल गांधी को। आप, मैंने कहा ना, 2014 के पहले के राहुल गांधी को देखिए और 2014 के बाद के राहुल गांधी को देखिए। वो वाला एक इंसिडेंट भूल जाइए कि मनमोहन सिंह के अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा था। उसके अलावा आप राहुल गांधी ने कभी भी जिस ऑफेंसिव स्टाइल आजकल उन्होंने अपना ली है, अब तो स्लीव चढ़ा के और टी शर्ट की स्लीव तो नहीं चढ़ पाती ज़्यादा, पर जिस तरीके से वो अटैकिंग उसमें आ गए ना, तो कांग्रेस वर्कर को तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि उनको तो ऐसा लीडर। और आप देख लीजिए पिछले रशीद भाई, पिछले कई सालों से आप देखें, कई दशकों से कोई भी विपक्ष का नेता इतना ऑफेंसिव नहीं दिखा है। मतलब बीजेपी में भी आप अटल बिहारी वाजपेयी हो, सुषमा स्वराज हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, कोई इतनी इस हद तक चले जाए। और ये जो देश में जो दौर चल रहा है, ये मैं इसको राजनीतिक रूप से बड़ा असहिष्णु समय मान रहा हूँ। आपको क्या लगता है, खास रणनीति है राहुल गांधी की इस तरीके से बोलना, किसी की छवि तोड़ना, किसी ताकतवर आदमी के सामने खड़े होने की कोशिश करना, या कुछ, या वो सबसे ऐसा ही बोलते हैं? जी, अब मुझे बड़ी खुशी है ब्रजेश कि आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। और जैसा पांडे जी कह रहे थे, देखिए जो पहले जो मतभेद होते थे, अब वो मनभेद हो गए। लेकिन ब्रजेश, आपको ये जान के हैरत होगी कि ये तमाम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और रणनीति कहाँ से?
ये अपने देश से नहीं है, फिर ये बाहर से इम्पोर्टेड रणनीति है। स्टेफनी कटर नाम की एक है जिनको निंजा जानते हैं, निंजा जैसे आप जानते हैं कि एक लड़ाकू टाइप, लड़ाकू तो जाति। वो स्टेफनी जो थी वो बराक ओबामा की एक सोशल मीडिया की कैंपेनर इंचार्ज थी। वो भारत आई और वो राहुल गांधी से मिली। उन्होंने राहुल गांधी से कहा, जिस समय की बात बता रहे हैं ये, उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी अ पोलराइजिंग पर्सन, आप कन्फ्रंट करें। आप अगर मतलब जैसे नरेंद्र मोदी जी का आप बिल्कुल विकल्प नजर आए, जो वो कहे पूरब आप कहें पश्चिम, वो कहे पश्चिम आप कहें उत्तर, आप कहें दक्षिण, तो वो उस पद्धति के ऊपर बड़ा एक सोचे समझे तरीके से बात हुई। और मैं फिर बताऊं, नरेंद्र मोदी जी ने भी यही सब किया, जो पूरे आज उनके साथ सब अलग हो गए हैं, सुनील कानूगोलू और प्रशांत किशोर और दुनिया भर के उन लोगों ने भी, तो ये तमाम रणनीतिकार जो होते हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होते हैं, वो पांडे जी की तरह एक मतलब अच्छे मजे में पत्रकार भी नहीं होते, उनका एक कन्फ्रंटेशन का पॉलिटिक्स होता है, वो एक मार्केटिंग के हिसाब से देखते हैं। और ये चीज़ जो है ना, ये हमारे देश में आके जम गई है। तो यानी कि आपने बड़ा रहस्योद्घाटन किया और बताया कि राहुल गांधी की जो ये प्लानिंग स्ट्रेटजी है, किसी की एडवाइस है कि उनको ऐसा बनाया जाए कि वो एक बड़े नेता के सामने खड़े हों, उससे मुंह माने सामने आंखों में आंखें डाल के बात करें। तो वो क्या था जो उन्होंने जादू की झप्पी मोदी जी को लगा दी थी? हो सकता है वो भी स्ट्रेटजी में हुआ। वो स्ट्रेटजी थी या उसके जी, पहले का बिल्कुल। दौर था? हर देखिए हर चीज़ जो होती है ये स्क्रिप्टेड एक तरीके से होती है, तमाम चीज़ों, फिर मैं उसमें पूरा उसमें श्रेय उस रणनीति का नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा। तमाम राजनेता आजकल, अरविंद केजरीवाल, ये जितने भी लोग हैं, सब एवरीथिंग इज कोरियोग्राफ्ड। तो वो पूरा का पूरा तो बताया था कि राहुल गांधी तो देखिए अपने गले मिलने गए थे, वो मोदी जी उठ के खड़े नहीं हुए, गले नहीं लगाया, वो नहीं करा, तमाम चीजें, गले पड़ना फिर वो आंख मारने का इंसिडेंट हो गया, गले पड़ना, वो सारी की सारी तो ये दांव पेच चलते रहते हैं। देखिए पैमाना हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीत का रहता है। देखिए पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। फिरोज गांधी चुनाव लड़ रहे थे और रायबरेली में वो भटक के चले गए, रास्ता भूल गए, पुराने 57 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो वो सीपीआई जो उनका विरोधी, उसके घर पहुंच गए, उसने उनको खाना खिलाया, रात में अपने घर में सुलाया और सुबह जाके गाड़ी से छुड़वाया। तो उस तरह का जो राजनीतिक कल्चर जो है, अटल जी का भी ऐसे ही वो था। और हमने दिग्विजय अटल जी सिंह कितने चुनाव हारे हैं? जी जी बिल्कुल। और इवन राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम, कितने चुनाव हारे हैं, मगर उसके बाद भी उनके कद में कोई कमी नहीं आती थी। जैसे अभी आपने एक अच्छी बात की कि नेताओं में सहिष्णुता की कमी आ गई है। तो अभी मैंने उनको उनकी किताब पढ़ रहा था, अपना नीरजा चौधरी जी की, तो उन्होंने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं मनमोहन सिंह जी को किताब देने गई, उनका भी जिक्र था, तो मेरी किताब लेके पढ़ रहे थे और मैं उनको देने गई, मगर उन्होंने तुरंत बुलवा ली थी और पढ़ रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा मनमोहन सिंह जी से कि आपको आज की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो कितनी ज़्यादा तो नहीं, मगर मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि नेताओं के बीच में बहुत कटुता आ गई है और ये देश को और देश की डेमोक्रेसी को बहुत कमज़ोर करेगी। मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश कि इसमें पता किसकी ज़्यादा दोष है? सोशल मीडिया का। अब इस सोशल मीडिया नाम की एक ऐसी बीमारी आ गई है कि नेताओं को काम से करने से ज़्यादा काम करते हुए दिखाना जरूरी। तो वो बयानों से, वो अपने एक्शन से, और एक बॉडी लैंग्वेज करके जो एक नई टर्मिनोलॉजी आई है कि भाई बॉडी लैंग्वेज, जिसे रशीद भाई बता रहा है कि वो गले मिल लिए और उसको गले पड़ने सही का, तो ये जो इसके जो विशेषज्ञ आ गए ना मार्केट में, कि जब वो मोदी ने शिवराज सिंह चौहान से 5 मुलाकात की और वो उनकी तरफ देख के हंसे नहीं, मतलब कि शिवराज सिंह से उनके संबंध अच्छे नहीं है, और मोहन यादव से बैठ के उन्होंने बातचीत की, मतलब मोहन यादव से उनके संबंध बढ़िया है। तो ये जो विशेषज्ञ है, इसकी कहीं ना माखनलाल पढ़ा रहा है ये वाला बॉडी लैंग्वेज का कोर्स, कैसे इसको लोग अपने साथ कैसे डिकोड करें, पर लोग डट के कर रहे हैं। रशीद जी, आपका इतना लंबा करियर है, तो ये जो नेताओं की बीच जो बैर या प्रेम भाव, तो कुछ किस्सा याद आता है आपको? जी, बहुत अनेकों किस्से ऐसे हैं। देखिए पहली बात तो मोटे मोटे तो जी कह रहे हैं, देखिए अकबर, नौरत्न तो हर समय होते थे, राजे महाराजे या जो भी सत्ताधारी उसमें होता है, उसके बाद नौरत्न होते हैं। उन नौरत्न के विवेक को, उसको कबूल करना, ये लीडर की एक क्वालिटी होती है। आज हमें उसका अभाव नज़र आता है। और पांडे जी हमारे साथ थे दिल्ली में, हमने बहुत देखा कि साहब जब नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, आप वो तीनों को देखिए, उनके साथ चाहे वो लोकसभा के अंदर या बाहर, अलग-अलग कैप्शन निकाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जब फोटो है, ऐतिहासिक जब जो था वो नरसिम्हा राव की, आपको याद होगा जब नरसिम्हा राव के काल के बाद में जब वो देवेगौड़ा की सरकार को सीताराम केसरी ने गिरा दिया, तो उस समय उसी दिन शाम को एक स्टेट बैंक्वेट था, कोई विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो वहाँ के ऊपर उस समय वो जो था, मेरे ख्याल से मार्च का समय था या कुछ ऐसा था, और उसमें वहाँ पर खाने के टाइम के ऊपर जो था, मतलब जो
स्वीट डिश के नाम पे, तो वो जो था तरबूज दिया गया। तो तरबूज जो थे वो नरसिम्हा राव खा रहे थे, तो अटल जी ने पूछा उनसे कि ये आप ये तरबूज कैसे खा रहे हैं, इसकी तो तरबूज का सीज़न नहीं, तरबूज गर्मी का है। तो उन्होंने कहा कि जब ये इसमें जो है बजट सेशन में जो सरकार गिर सकती है तो सर्दी में तरबूज क्यों नहीं खाया जा सकता। तो इस तरह का मतलब बड़ा विनोद और बड़े अच्छे। और अटल जी, देखिए अटल जी का मैं बहुत मतलब मन से सम्मान करता हूँ, इसलिए क्योंकि जब राजीव गांधी का निधन हो गया, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि आज मैं जीवित हूँ तो उसका श्रेय उन्होंने राजीव गांधी को दिया, क्योंकि आप जानते हो वो माधवराव सिंधिया से 1984 का जो ग्वालियर का चुनाव हार गए थे, और उनकी कोई उस वक्त कोई बीमारी थी जिसका इलाज उस समय देश में नहीं था। तो राजीव गांधी ने उनको भारतीय डेलीगेशन में भेज दिया अमेरिका या यूएन में, और उसके बाद ये भी कह दिया कि वो मैंने उच्चायुक्त से बात कर ली है, आप वहाँ अपना इलाज करा के आए। और ये बात किसी को समझ मतलब सार्वजनिक नहीं की। तो ये और अटल जी का बड़प्पन था कि जब राजीव जी दुनिया में नहीं रहे तो सदन में खड़े होकर उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं ना ताल ठोक के ये बात कही। तो ये एक बड़प्पन दर्शाता है, आज उस बड़प्पन का हमें अभाव है। आप ब्रजेश एक चित्र बता दें कि जिसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी हंसते मुस्कुरा रहे हैं या एक कप चाय पी रहे हैं। वहाँ तो जब मैंने बड़ा कोशिश करी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि जैसे सीबीआई या बड़े बड़े पद का जहाँ पर एक लीडर ऑफ अपोजिशन और उसका वहाँ पे कुछ हमें मिले, कोई पॉजिटिव वाइब मिले, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही एक तरीके का मतलब एक सादा रूखापन मतलब एक कोल्ड वॉर टाइप जो है वो चलती रहती है, और वो जाते हैं और अपना वहाँ कागज रख के और 2 मिनट में बाहर आ जाते हैं। ओहो, तो निश्चित ही बहुत माने बहुत ऐसी। ये दिग्विजय सिंह भी जब सीएम थे 10 साल, उस समय मैंने काफी देखा कि उन्होंने कई विपक्ष के नेताओं का इलाज करवाया। शिवराज सिंह जी का एक्सीडेंट हुआ था जब, तो इलाज को आप सही इलाज करना तो 2 तरीके का होता है, काम मत लीजिएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। विचार के स्टेट प्लेन से भेजा, करते रहे, वो भी प्रचार नहीं किया। अब सरकार ऐसी आ गई, मैं मध्य प्रदेश की नहीं किसी भी सरकार की, अब वो उधर कुछ करेंगे भी ना तो उसके धीरे से जारी कर देंगे, बिल पहुंचा देंगे कि इनके ऊपर इतना खर्चा हो। हाँ नहीं दौर बदल गया, दौर बदल गया। बड़ा एक्सीडेंट, पर्चे पहले भी निकलते थे, पर्चे पहले भी निकलते। बड़ा एक्सीडेंट हुआ था शिवराज सिंह जी का, बहुत रोड एक्सीडेंट हुई, कई हड्डियां टूट गई थी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्लेन भेज के उनको तुरंत दिल्ली भेजा और पूरे वक्त वहाँ 1-2 बार गए, देख के आए, सब कुछ किया। तो इस बात को और शिवराज सिंह चौहान अभी जिस बंगले में रह रहे, वो बंगला दिग्विजय सिंह ने डॉक्टर शेजवार के कहने पे इनको अलॉट किया था, क्योंकि वो फ्रंट रोड पे था, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। पर दिग्विजय सिंह, इनके बाद किस्सों की भरमार है। फिर वो कुत्ते की लड़ाई की भी बात बताएंगे आप? नहीं वो सब तो कर किस कुत्ते की लड़ाई हुई थी वो अगले किसी एपिसोड में जब आप बुलाओगे। अच्छा, नहीं हम तो चाहते हैं आप हमेशा आते रहे, मगर निश्चित ये बड़ी बात निकल के आई है कि किस तरीके से नेताओं के बीच में जो दूरियां राहुल से शुरू हुए, मध्य प्रदेश तक आ गए, मगर नेताओं के बीच जो दूरियां आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है? मूलतः देखिए आत्मीयता का, इंसानियत का उसका एक अभाव है जो हमारी संस्कृति, और उसमें मैं बताऊं हर राजनीतिक दल उस तरीके का दोषी है और जानबूझ के कर रहा है। ये हमारे मित्र पांडित जी ने कहा सोशल मीडिया को, वो ठीक है, सोशल मीडिया जरूर इस चीज़ को कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया एक तरीका है, एक मतलब एक माध्यम है। असल में तो हमारे अंदर हमारा मन का जो है, हमारे मन में चोर है। हम दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर कीमत पे हम जीत जाएं। ये दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पे होती है कि राहुल चाहते हैं कि पूरी मतलब वो हारी हुई बाजी एक झटके में जीत जाए, और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी लोग हैं वो चाहते हैं कि राहुल को बिल्कुल राजनीतिक रूप से नेस्त नाबूद कर दें। तो ये जो को एग्जिस्टेंस का जो हमारे यहाँ सदियों का एक कॉन्सेप्ट है, उसको जो है हम उसका आह्वान नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करें कि हम सांस्कृतिक रूप से दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता है, लेकिन आचरण हमारा वो मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं लगता है कि पूरे समाज में गिरावट आ रही है, तो हमारी लीडरशिप में गिरावट आ रही है। क्यों नहीं आएगी? अब उसी समाज से हम आप भी आ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी आ रहे हैं, नेता भी वहीं से आ रहे हैं, तो खाली नेताओं से अपेक्षा क्यों करना चाहिए कि वो ठीक ठाक निकल जाए, बाकी इंजीनियर खाता रहे, डॉक्टर ऑपरेशन के बाद रुमाल अंदर छोड़ दे। मगर आने वाले वक्त में तस्वीर बदलती दिख रही है कि नहीं आपको? देखिए ये तो सब जनता के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि आने वाला समय काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके से अभी सिक्के और टिकट मतलब निकाले गए हैं 100 साल का, वो भी एक चर्चा का विषय है। ज़रूर देखिए हमारा देश और मतलब समाज में हर कुछ समय बाद एक बड़ा भारी बदलाव आता है, एक जैसी स्थिति नहीं रहती। नेहरू का पूरा युग रहा, इंदिरा जी का एक पूरा युग रहा, तो इस तरीके से अब क्या कोई बदलाव आएगा या वही चलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आपने सिक्के की बात कही, सिक्के से मुझे याद आया, आपने सिक्का लिया? वो नहीं, कलेक्टर और सिक्के पे से याद है कि राहुल गांधी ने कल जो कोलंबिया में अटैक किया, उसमें आरएसएस और सावरकर पे भी किया। अब उनके इस अटैक से उसका सहयोगी दल है शिवसेना, वो नाराज हो गई, क्योंकि उसका वोट बैंक तो सावरकर और उस पर ही टिका, पूरा महाराष्ट्र में वोट बैंक है।
वहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा आप बीजेपी तक सीमित रहिए, आप आरएसएस और उस पर तक नहीं आएंगे। तो इनफाइटिंग है, बीजेपी अकेली दुखी नहीं है, शिवसेना भी दुखी है भाई। तो राहुल के सहयोगी दल भी दुखी। तो बड़ी बात वही है कि आदमी जब तलवार घुमाना शुरू करता है, देख ही रहा है कौन कौन किसकी गर्दन कट रही। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी इमेज मेकओवर की है, उस मेकओवर में वो देश विदेश सब जगह जाके एक जैसी बातें करते हैं और वो कहीं मुद्दा बनता है और कहीं दूसरों को, विरोधियों को तो घायल करते हैं, कई दफ़ा अपने वाले भी घायल हो रहे हैं। तो आखिर में बात फिर वही वसीम बरेलवी जी का शेर है कि कोई बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा फिर किसी और मुद्दे पर इन्हीं सब वरिष्ठ साथियों के साथ आपको लेके आएंगे ऑफ द रिकॉर्ड।